नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट एमसीक्यू, जिसमें कि आज उसका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें कि हम सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 13 तक के जितने भी एमसीक्यू बनने वाले होंगे वो सब करेंगे। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू है, ये जितने भी एग्जाम है जिसमें कि बीएनएस आता है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी एपीओ हो या एआईबीई का एग्जाम हो या फिर जुडिशरी का एग्जाम हो या फिर कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें कि बीएनएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ से करा दूंगी, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले होंगे वो 90% क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? प्रारंभिक प्रिलिमिनरी के। प्रिलिमिनरी कहाँ से कहाँ तक दिया है बीएनएस में? तो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3 तक में दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय न्याय संहिता के प्रवर्तन की तिथि है? प्रवर्तन की तिथि मतलब जिस दिन बीएनएस जो है हमारा वो लागू हुआ। तो लागू होने की तिथि कौन सी है? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2024, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2023, ऑप्शन सी 8 जुलाई 2024 एंड डी 25 जुलाई 2024। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2024 को जो हमारा बीएनएस है ये लागू हुआ था। मैं इसके ऑप्शंस इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि उतने टाइम में आप रिकॉल कर पाओ कि आपको सही आंसर पता है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं सीधा क्वेश्चन आंसर करा सकती थी, लेकिन मैं ऑप्शंस इसलिए पढ़ती हूँ ताकि उतने टाइम में आप सोच सके कि आंसर क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑन विच द भारतीय न्याय संहिता रिसीव्ड द प्रेसिडेंट एसेंट? निम्नलिखित में से कौन सी तिथि है जिस दिन बीएनएस को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई? तो सहमति प्राप्त हुई यानी क्या पूछ रहा है? इसका इनैक्टमेंट डेट पूछ रहा है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट की एसेंट जो है वो कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2024, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2023, ऑप्शन सी 8 जुलाई 2024 एंड ऑप्शन डी 25 जुलाई 2024। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर 2023 को इस क्या मिला था? प्रेसिडेंट एसेंट मिला था बीएनएस को। नेक्स्ट है, सेक्शन 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता रिलेट्स टू, बीएनएस की धारा 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिफिनेशन ऑफ ऑफेंस, ऑप्शन बी टाइटल एंड कमेंसमेंट ऑफ द कोड, ऑप्शन सी टाइटल एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द कोड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी टाइटल एंड कमेंसमेंट ऑफ द कोड, इससे क्या है? ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बट ट्राइबल विद इन इंडिया? बीएनएस की कौन सी धारा भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है जिनका विचारण भारत के भीतर किया जा सकता है? ऑप्शन ए सेक्शन 1 क्लॉज 1, ऑप्शन बी सेक्शन 1 क्लॉज 2, ऑप्शन सी सेक्शन 1 क्लॉज 3 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 1 क्लॉज 4। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 1 क्लॉज 4। सेक्शन 1 क्लॉज 4 में ये दिया गया है कि अगर भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, चाहे वो भारत उसमें व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत के बाहर कोई भी अपराध करता है और वो अपराध कैसा है जिसका विचारण भारत में किया जा सकता है, तो उसको ऐसे माना जाएगा जैसे वो अपराध कहाँ किया गया है? भारत में ही किया गया है। ठीक है, तो जिसका विचारण भारत में किया जा सकता है वो माना जाएगा कि अपराध भारत में ही किया गया था। किसमें बोला गया है? सेक्शन 1 क्लॉज 4 में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड्स फॉर द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द कोड? बीएनएस की कौन सी धारा संहिता के क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 1 क्लॉज 1, ऑप्शन बी सेक्शन 1 क्लॉज 2, ऑप्शन सी सेक्शन 1 क्लॉज 5 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 1 क्लॉज 4। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 1 क्लॉज 5। सेक्शन 1 क्लॉज 5 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करती है, जिसमें क्या बताया गया? जिसमें 3 बातें बताई गई हैं। उसमें नंबर 1 है कि अगर कि भारत का कोई सिटीजन है, उसके द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है कहाँ? भारत से बाहर, तब वो कहाँ ट्राइबल होगा? भारत में, उस पर क्या होगा? बीएनएस लागू होगा। दूसरी बात ये की गई है कि अगर भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत है या कोई विमान है, लाइक एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो अगर उसमें वो अब एयरक्राफ्ट है या फिर जो
पोत है वो दुनिया में चाहे कहीं भी हो, अगर उस पर चाहे कोई भारत का व्यक्ति या कोई विदेशी व्यक्ति अगर उस पर कोई अपराध करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया की ही टेरिटरी थी और वो ट्राइबल कहाँ पे होगा, इंडिया में उस पर बेनस लागू होगा। तीसरी बात ये की गई, अगर भारत में कंप्यूटर संसाधन जो है उसको लक्ष्य बना करके कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उस पर भी बेनस जो है वो लागू होगा। 3 बातें बताई गई सेक्शन 1 क्लॉज 5 में और ये बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट की। नेक्स्ट है, डज द भारतीय न्याय संहिता अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन सिटीजन? क्या बेनस भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध को लागू होती है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी इफ द ऑफेंस इज कनेक्टेड विद और फॉर्म्स part of another offense committed in India. Option D, only if there is a reciprocal treaty between India and the country where the offense was committed. तो इसका सही आंसर होगा यस, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि क्या बोला गया यहाँ पे, भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर किए गए अपराध। तो मैंने आपको बताया जो सेक्शन 1 का क्लॉज 5 है, इसका जो ए पॉइंट है वो यही कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है और वो भारत से बाहर अपराध करता है तो उस पर बीएनएस लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एन इंडियन सिटीजन कमिट्स मर्डर इन युगांडा, ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली, कैन ही बी प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर? ए कहाँ का नागरिक है, भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अभियोजित किया जा सकता है और हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है कहाँ पर, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए ओनली इन युगांडा, ऑप्शन बी ओनली इन द कंट्री ऑफ विच द विक्टिम वॉज अ सिटीजन, ऑप्शन सी आइदर ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी इन दिल्ली। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली में। क्यों? क्योंकि जब आप सेक्शन 1 का क्लॉज 5 पढ़ेंगे उसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो भारत के बाहर कोई जाके अपराध करता है तो वह जहां भी पाया जाता है, भारत में जहां भी वो पाया जाता है वहां पर उसको विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। मतलब उसको कहां पर अभियोजित किया जाएगा, कहां पर उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, जहां पर वो पाया जाएगा। तो यहाँ पर कहां पाया जा रहा है, दिल्ली में, तो उसकी गिरफ्तारी कहां हो रही है, दिल्ली में, इसलिए उस पर उसको प्रोसिक्यूट कहां किया जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, बीएनएस की प्रावधान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं, कहां पर, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है एनी person at any place outside India, option B a person who is above 20 years of age, option C a person who is above 18 years of age and option D any citizen of India outside India or at any place beyond India। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्यों नहीं है। फर्स्ट में बोला गया एनी पर्सन एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया जो है वो भारत के वो बीएनएस के तहत तभी अपराध हो सकता है जब वो इंडियन सिटीजन द्वारा किया गया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एनी पर्सन, तो एनी पर्सन के लिए नहीं हो सकता, तो फर्स्ट गलत है। दूसरा बात है 21 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, इसकी कोई बात ही नहीं है। फोर्थ है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी अगर सिटीजन है वो या तो भारत के बाहर अपराध करे या फिर बियॉन्ड इंडिया कोई भी अपराध करे तो कहाँ पर उस पर बीएनएस जो है वो लागू होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर ए होगा, ए an Indian citizen commits murder in England, he is found and arrested in Indore, where can he be tried? का जो भारत का नागरिक है इंग्लैंड में हत्या करता है और उसे इंदौर में पाया और गिरफ्तार किया जाता है, उस पर कहाँ विचारण किया जा सकता है? तो सबसे मेन पॉइंट ये देखना है कि वो क्या है, भारत का नागरिक है, हत्या कहाँ कर रहा है, इंग्लैंड में, लेकिन पाया कहाँ जा रहा है, इंदौर में। तो जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 1 क्लॉज 5 का इलस्ट्रेशन बताया था कि उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, भारत के बाहर अपराध करता है तो उसका विचारण वहीं पर किया जाएगा जहां पर वह पाया जाता है। तो यहाँ पर कहाँ पाया जा रहा है, इंदौर में पाया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में जहां उसे पाया जाता है उसका विचारण वहीं पर किया जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ए होगा, ए स्पेनिश सिटीजन रिजाइडिंग इन पेरिस इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस व्हिच सब्सिक्वेंटली कमिटेड इन इंडिया, ही का एक स्पेनी नागरिक है, नागरिक कहाँ है, स्पेन का, पेरिस में निवास कर रहा है, उसने बी मान लो यहाँ पर, उसने एक अपराध करने के लिए, उसने एक अपराध किए जाने को उकसाया और परिणाम स्वरूप अपराध भारत में किया गया, तो वह लाइबल होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज लाइबल बिकॉज द ऑफेंस वाज कमिटेड इन इंडिया, ऑप्शन बी इज लाइबल बिकॉज द प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड अप्लाई टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्ट्स, यहाँ पर आप बीनस भी कर सकते हैं, एंड थर्ड कैन बी हेल्ड लाइबल बिकॉज द ऑफेंस वाज टू बी कमिटेड इन इंडिया, ऑप्शन डी can not be held liable because the instigation did not occur in the Indian territory। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि जो अपराध है वो भारत में किया गया है। तो अगर भारत में अपराध किया जाता है, चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो, उस पर जो है उस पर बेनस लागू होगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, इनको पढ़ना है, फिर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला है इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड अब्रॉड बाय एन इंडियन सिटीजन। भारतीय न्यायालयों के पास भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध पर विचार करने की अधिकारता है। ये बात एकदम सही है। कहाँ का सिटीजन है? इंडिया का। और अपराध कहाँ कर रहा है? भारत के बाहर। तो इस पर विचार करने का अधिकार कोर्ट्स को है। तो फर्स्ट ऑप्शन वो सही है। सेकंड है इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया बाय अ फॉरेनर। तो अगर किसी फॉरेनर के द्वारा इंडिया में कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो वो इंडियन कोर्ट्स में उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इंडियन कोर्ट्स के पास, ये बोला गया है। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि अगर किसी फॉरेनर द्वारा इंडिया में कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन भी इंडियन कोर्ट्स के पास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है और ऑप्शन 2 जो है वो रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे? अपराध के तत्वों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी इसी से रिलेटेड है, तो इसको भी साथ में देखते चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस आर। किसी अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो पहले आप ये समझ लीजिए, किसी अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई भी अपराध जो है वो ह्यूमन के द्वारा किया गया होना चाहिए और ह्यूमन के ऊपर किया गया होना चाहिए। सेकंड क्या है? मीन्स रे होना चाहिए। मीन्स रे मीन्स इविल इंटेंट। एंड 3 क्या है? एक्टस रेस, कोई कार्य किया जाना चाहिए। एंड 4th है इंजरी, उसके जो कार्य किया गया उसके परिणाम स्वरूप क्या होना चाहिए? इंजरी होनी चाहिए। तो इसमें से कौन से आवश्यक तत्व हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्टस रियस एंड मेंस रिया। ऑप्शन बी एक्टस रियस मेंस रिया एंड मोटिव। मोटिव यहाँ पे इसमें मतलब गलत हो जाता है। ऑप्शन सी कॉज इंटेंशन नॉलेज, इसकी बात ही नहीं की गई है। ऑप्शन डी नॉलेज इंटेंशन एंड एक्ट, इसकी बात नहीं की गई है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। मेंस रिया मीन्स जो हमारा इंटेंशन है, गिल्टी माइंड। एक्टस रियस मतलब जो हम एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर एन ऑफेंस। किसी अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए इंटेंशन, ऑप्शन बी मोटिव, ऑप्शन सी प्रोहिबिटेड एक्ट, इन ऑप्शन डी पनिशमेंट फॉर द एक्ट। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मोटिव जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेंशन मतलब क्या है? मेंस्ट्रिया की बात की गई है। ठीक है, तो ये आवश्यक है, ये मतलब और यह भी है, प्रोहिबिटेड एक्ट भी है एंड पनिशमेंट भी है, बट जो मोटिव है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस। जनरली पूछा है। ठीक है, वैसे तो उसमें पहले क्वेश्चन में क्या था कि एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और भी इसेंशियल्स, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? जनरली क्या होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अपराध का एक अनिवार्य तथ्य है? ऑप्शन ए इंटेंशन, ऑप्शन बी एक्टस रियस, ऑप्शन सी मोटिव एंड ऑप्शन डी विल। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एक्टस रियस जो है वो जनरली क्या है? एक इसेंशियल एलिमेंट्स है किसी भी ऑफेंस के लिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? एक्टस रियस इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सीक्स टू प्रोहिबिट। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। ये क्या बोल रहा है कि एक्टस रियस यानी जो किसी व्यक्ति का कार्य है वो ह्यूमन कंडक्ट का परिणाम है। ठीक है, और ये क्या है कि जिसको कि लॉ क्या करती है? प्रोहिबिट करती है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए ग्लेनविल विलियम्स, ऑप्शन बी केनी, ऑप्शन सी ब्लैकस्टोन एंड ऑप्शन डी रसेल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी केनी। नेक्स्ट है एन एक्ट एलोन डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। केवल किसी व्यक्ति का कार्य उसको तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन दोषी न हो। ये क्या है? ऑप्शन ए जनरल इंटेंशन, ऑप्शन बी जॉइंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी गिल्टी माइंड इन ऑफेंस, ऑप्शन डी कल्पेबल इंटेंशन। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी गिल्टी माइंड इन ऑफेंसेस। क्या बोला गया इसमें? केवल कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन दोषी ना हो। आपने भी पढ़ रखा होगा जनरल एक्सेप्शन एंड प्राइवेट डिफेंस के बारे में, तो वहां पर भी हम कोई एक्ट तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन वहां पर क्या है? हमारा माइंड गिल्टी नहीं है, इसलिए हम वहां पर कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो यही बोला गया है कि सिर्फ कार्य किसी को दोषी नहीं बना देता है जब तक इसका माइंड भी गिल्टी नहीं हो। तो माइंड गिल्टी होना चाहिए, मतलब किसी भी जो है ऑफेंस के लिए एक्टस रियस प्लस मेंस रिया दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? एन ऑफेंस इज, अपराध क्या है? ऑप्शन ए पर्सनल हार्म, ऑप्शन बी पब्लिक हार्म, ऑप्शन सी सिविल हार्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ऑफेंस जो होता है वो पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ होता है, तो ये क्या है? पब्लिक हार्म है। नेक्स्ट है
If actus non facitrium nisi mensitria is the cardinal principle of criminal law, which of the following statement correctly reflects this principle? यदि एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सिद्धांत को सही दिखाता है? ऑप्शन ए, अ गिल्टी माइंड इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस एंड नो ऑफेंस कैन एग्जिस्ट विदाउट इट. Option B, under Indian law, criminal liability always depends on a guilty mind. Option C, both actus reus and mens rea must be present to be constitute an offense. मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी ऑफेंस अगर कॉन्स्टिट्यूट करना है तो उसमें एक्टस रियस एज वेल एज मेंस रिया दोनों ही इंपॉर्टेंट है. तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्जिम्स रिलेट्स टू मेंस रिया? निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेंस रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑट्रिफोइस एक्विट एंड ऑट्रिफोइस कन्विक्ट. तो ये किससे रिलेटेड है? ये डबल ज्यूपार्डी से रिलेटेड है. ऑप्शन बी, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया. तो यही जो है ये किससे रिलेटेड है? मेंस रिया से रिलेटेड है. इसका क्या अर्थ है वो पहले हमने देख रखा है. किसी का कार्य उसको तब तक अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी अपराधी नहीं हो. नेक्स्ट है, द मीनिंग्स ऑफ एक्टस में इन विटो फैक्टर्स नॉन इस्ट मेंस एक्टस, यानी कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है. इसका क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही है. क्या है? ऑप्शन ए है, एन एक्ट अलोन डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस ही हैड द इंटेंशन टू डू इट. ऑप्शन बी, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज इन नो वे माय एक्ट. तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य किसी भी तरह से मेरा कार्य नहीं है. नेक्स्ट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ नल्लम क्राइमिन नल्ला पोइना सीने लेगे मीन्स क्या होता है? ये पूछ रहा है. ठीक है, ऑप्शन ए, नो ऑफेंस और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्रायर पीनल लॉ. ऑप्शन बी, अ पर्सन इज considered innocent until proven guilty. Option C, ignorance of law is no excuse. And option D, to constitute an offense both act and criminal intent are necessary. तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर. ये जो मैगजीन है नल्लम क्राइमिन नल्ला पोइना सीने लेगे, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑफेंस के लिए तब तक किसी भी एक्ट के लिए तब तक पनिश नहीं किए जा सकते जब तक कि उसके पहले उसके लिए लॉ नहीं बना हो. ठीक है, नो ऑफेंसेस ऑफ पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्रायर पीनल लॉ. सपोज करिए आपने कोई आज ऑफेंस किया. ठीक है, कोई एक्ट आपने आज किया जिसके लिए कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, कोई लॉ नहीं बनाया गया है, और 2 महीने बाद इस चीज को ऑफेंस घोषित कर दिया गया और उस पर एक लॉ बना दिया गया. तो क्या जो एक्ट आपने 2 महीने पहले कर दिया उसके लिए आप लाइबल होंगे? उसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है? तो नहीं. यही बात की गई है इसमें कि पूर्वगामी दंडात्मक विधि के बिना अगर पहले से कोई एक पीनल लॉ नहीं है तो आप उसके बिना किसी भी अपराध के लिए दंड नहीं मिल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर एन एक्ट टू बी पनिशेबल इट मस्ट बी मोरली ब्लेमवर्दी. इट मस्ट नेसेसरी बी अ सिन. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय. एक कार्य को दंडनीय होने के लिए इसे नैतिक रूप से दोषपूर्ण होना चाहिए और इसे अवश्य ही एक पाप होना चाहिए, जिसका कि अभी कोई प्रेजेंट में मतलब है नहीं कि नैतिक रूप से कोई भी काम दोषपूर्ण है या नहीं है वो नहीं देखा जाता और पाप पुण्य का कोई भी मतलब नहीं है. लेकिन ये स्टेटमेंट किसने दिया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं. तो पूछा कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है सामंड, ऑप्शन बी जस्टिस कृष्णा अय्यर, ऑप्शन सी लॉर्ड डेनिंग, ऑप्शन डी स्टीफन. राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डेनिंग. नेक्स्ट है, अंडर क्रिमिनल लॉ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन मीन्स. आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ई, एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, ऑप्शन बी रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड, ऑप्शन सी कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑप्शन डी पनिशमेंट ऑफ टू द एक्यूज्ड. क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड. कोई भी अगर क्रिमिनल लॉ है तो उसका सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि जो दोषी है उसको दोष मुक्ति मिल जाए. उसका क्या मतलब है? जो अभियुक्त है उसको दोष सिद्ध किया जा सके इसको बोलते हैं सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन. नेक्स्ट है, इट इज एन ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड दैट नो वन इज गिल्टी अंटिल हिज माइंड इज गिल्टी. वो सेड बाय लॉर्ड आर बिंगर है. ठीक है, यहाँ पर आर बिंगर है. 1 मिनट में लिख देती हूँ.
यहाँ पर आर्बिंगर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यह इंग्लैंड की विधि से भी पुराना सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक इसका मन दोषी ना हो। लॉर्ड आर्बिंगर ने इसको कहाँ कहा था, किस केस में? ऑप्शन ए हार्डिंग वर्सेस प्रिंस, ऑप्शन बी आर वर्सेस अलाइड, ऑप्शन सी आर वर्सेस फाउलर, ऑप्शन डी ब्रांड वर्सेस ब्रेड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, आर वर्सेस अलाइड के केस में किसने बोला था? लॉर्ड आर्बिंगर ने। नेक्स्ट क्या है? मेंस रिया। तो मेंस रिया क्या है? ऑप्शन ए गिल्टी माइंड, ऑप्शन बी प्रूवन फैक्ट, ऑप्शन सी इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स एंड ऑप्शन डी मेजरमेंट ऑफ द माइंड। आप सबको पता है, बता दिया था मैंने पहले ही, मेंस रिया मीन्स क्या होता है? गिल्टी माइंड। नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन इस्ट एक्टस? एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन इस्ट एक्टस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वाज सो, ऑप्शन बी एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट होगा, मैं बता देती हूँ। इसका मतलब ये बताया गया है कि अगर कोई भी कार्य किसी की इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है तो नहीं माना जाएगा कि वो कार्य उसने स्वयं किया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सिर पे बंदूक रख के ये बोल दिया गया कि चलो तुम चोरी करो या इस घर का ताला तोड़ दो, और उसने ताला तोड़ दिया, तो ये नहीं माना जाएगा कि चोरी उसने किया है। क्यों? क्योंकि वो कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया है। तो यही बोला गया है कि अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया गया है तो वो मेरा कार्य बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज द प्रिंसिपल नल्लम क्राइमेन नल्ला पोइना सीने लेगे मीन्स? आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है? पहले ही हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका करेक्ट होगा कि दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दांडिक विधि के बिना नहीं हो सकता। मतलब पहले अगर किसी भी एक्ट के लिए लॉ बना हुआ है, अगर उसके लिए पनिशमेंट लिखा हुआ है तभी वो पनिश किया जाएगा, ठीक है। बाद में कोई लॉ बना के उसको पनिश नहीं कर सकते। Next time, an act or omission in violation of public law or command constitute an offense this way said by। किसी लोक विधि के निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोक अपराध है। मतलब अगर कोई पब्लिक लॉ है, लोक विधि है, उसमें उसमें उसके अगर आदेश के उल्लंघन में कोई कार्य किया जाता है या कोई लोप किया जाता है तो क्या बोला जाता है? उसको अपराध बोला जाता है। किसने बोला था? ऑप्शन ए स्टीफन, ऑप्शन बी विलियम ब्लैकस्टोन, ऑप्शन सी हेनरी मैन, ऑप्शन डी केनी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विलियम ब्लैकस्टोन ने बोला था। नेक्स्ट है, एन एक्ट which is forbidden by law and also contrary to the moral feelings of society is called an offense। ये किसके द्वारा बोला गया? ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और साथ ही समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हो तो अपराध है। किसने बोला था? ऑप्शन ए केनी, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी स्टीफन एंड ऑप्शन डी पैटन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टीफन, ठीक है, स्टीफन ने बोला था। नेक्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ एन ऑफेंस? पहले हमने क्या देखा था? इसेंशियल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या थे? ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रेस एंड इंजरी। अब क्या पूछ रहा है? स्टेजेस पूछ रहा है। स्टेजेस भी कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। मैं आंसर सीधा आपको बता देती हूँ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले क्या होता है? इंटेंशन होता है। किसी भी काम को करने से पहले हम उसकी इंटेंशन हमारे माइंड में आती है, उसके बाद हम उस कार्य को करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मान लीजिए अगर किसी का मर्डर करना हुआ है तो हम बंदूक लेके आएंगे या फिर हम चाकू का इंतजाम करेंगे, हम जहर का इंतजाम करेंगे, तो वो क्या होता है? वो प्रिपरेशन होता है। थर्ड स्टेज पे क्या होती है? अटेम्प्ट। हम उस काम को करने गए, हमने कर दिया। लास्ट में क्या होता है? रिजल्ट। अगर मान लीजिए किसी को मारने गए, हमने गोली चला दी, अटेम्प्ट हो गया, अगर वो मर गया, क्या हो गया? रिजल्ट, ठीक है। तो ये उसका क्या होता है? स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ से क्या है? यहाँ से डिफिनेशन क्लॉज आ गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला डिफिनेशन किसकी बात की गई? ऑप्शन ए क्या है? विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस द एक्ट टर्म एक्ट? एक्ट की बात यानी कार्य शब्द को किसमें परिभाषित किया गया है? तो सबसे पहले तो बीएनएस में एक चीज अच्छी कर दी गई है कि जितने भी डिफिनेशन क्लॉज हैं सबको अल्फाबेटिकल उसमें रखा गया है, ठीक है। पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से, सी से, ऐसे करके। और अगर आपको ये जो जितने भी डिफिनेशन हैं अगर वो आपको याद नहीं होते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है, ट्रिक वाली वीडियो, जिसमें कि जितनी भी डिफिनेशन है वो आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? एक्ट सबको कहाँ परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 1, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 2, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 3, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 4। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में क्या डिफाइन किया गया है? एक्ट।
नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो द एज ऑफ। बेनस की धारा 2-3 के अनुसार बालक का अर्थ है कितने वर्ष से, मतलब पूछा है कि कितने वर्ष का बच्चा जो है उसको बालक बोला जाएगा। तो कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक डैश था, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, तो कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो ये बालक शब्द है, जो चाइल्ड शब्द है, ये बेनस में नया जुड़ा है, ये आईपीसी में नहीं था, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर बेनस फॉर्जरी इज डिफाइंड इन। बेनस के अंतर्गत कूटकरण को, यहाँ पर फॉर्जरी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा, काउंटरफीट होगा, ठीक है। काउंटरफीट को कहां पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 2, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 4, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 3 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 5। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 क्लॉज 4 में जो काउंटरफीट है उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, द टर्म कोर्ट इज डिफाइंड इन। न्यायालय को कहां परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 9, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 6, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 5, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 7। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2 क्लॉज 5 में इसकी डिफिनीशन दी गई है। नेक्स्ट क्या है, अ जज हु इज एम्पावर्ड टू एक्ट जुडिशली अलोन। न्यायाधीश जिसे अकेले न्याय की तरह कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, तो ये क्या होगा? ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। जहां पर ये पूछा गया था, मैं क्वेश्चन काट देती हूँ, यहाँ पर पूछा गया था जज, जज में कौन आएगा, बस ये पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अ सिंगल जज, ऑप्शन बी अ बॉडी ऑफ जजेस एम्पावर्ड टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो जज कौन होगा? अगर वो सिंगली एक्ट भी करने के लिए, मतलब या तो वो अकेला जुडिशली एक्ट करने के लिए सशक्त किया गया है, या फिर बॉडी ऑफ जजेस, जैसे कि होते हैं ना 3 बेंच 5 बेंच जजेस, तो वो होता है कि अगर वैसे एक्ट भी जुडिशली एक्ट करने के लिए उनको अगर इंपावर किया गया है तो उनको भी क्या बोला जाएगा? जज बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा था? सिर्फ जज क्या है, ये ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है, ये इसका ऑप्शन ही वहां पे टाइप हो गया है। नेक्स्ट है, डिसऑनेस्टली इज डिफाइंड एज डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। बेईमानी को एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और अन्य को सदोष हानिकारित करने के आशय से कोई कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है, किस सेक्शन में? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 6, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 5, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 7, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 8। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2 क्लॉज 7। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि डिसऑनेस्टली का मीन ये है कि आप किसी को रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर और है, या फिर किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस साथ में हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसको क्या मिला? बी का पर्स मिला, ठीक है। अब बी का पर्स मिला, इसमें बी के इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ए ये पर्स रख लेता है तो इससे बी को क्या हुआ? लॉस हुआ। बट मान लीजिए ए ने ये पर्स जला दी, अब ए को तो कोई गेन हुआ नहीं है, इसको कोई फायदा हुआ नहीं, बट लॉस किसका हो गया? बी का। तो जरूरी नहीं है कि लाभ और हानि दोनों हो सकता है कि एक को सदोष हानिकारित हो, रॉन्गफुल लॉस हो, बट दूसरे को कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर और वर्ड लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु डज एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू। क्या बोला जाता है? पहले हमने देख लिया है, क्या बोला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डिसऑनेस्टली। किसमें बोला गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, द टर्म डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड इन। दस्तावेज शब्द की परिभाषा किसमें दी गई है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 9, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 5, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 6 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 8। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 क्लॉज 8। याद भी कर सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट में कितने लेटर्स हैं? 8। तो क्या है 2 के क्लॉज 8 में क्या है? डॉक्यूमेंट के बारे में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बेनस डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और एनी ऑन एनी सब्सटेंस। बेनस के अनुसार दस्तावेज का अर्थ किसी भी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित कोई भी विषय से प्रेरित है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए लेटर नंबर और सिंबल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑप्शन सी डिजिटल रिकॉर्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी
मतलब किसी भी पदार्थ पर किसी भी तरह से, चाहे वो अक्षर, अंक, चिन्ह द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल अभिलेख के द्वारा अगर कोई भी चीज जो है वो अगर वहां पे डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, तो उसको क्या माना जाएगा? डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए किसी पत्थर पर कुछ लिख दिया गया, तो ये पत्थर डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि जिस पर ये शब्द लिखे गए हैं वो डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट टाइम, द टर्म फ्रॉडुलेंटली इज डिफाइंड इन, कपट पूर्वक शब्द को कहां पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 11, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 12, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 10, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 9। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में किसकी परिभाषा दी गई है? फ्रॉडुलेंटली की, कपट पूर्वक की। नेक्स्ट है, द टर्म सेक्स इज डिफाइंड इन, लिंग शब्दों को कहां पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 11, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 12, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 10, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 9। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 क्लॉज 10 में किसकी परिभाषा दी गई है? यहाँ पर जेंडर होगा, ठीक है। जेंडर, लिंग की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ जो नए चीज जोड़ी गई हैं। तो पहले क्या था, जो जेंडर था उसमें सिर्फ दो लोग की बात की गई थी, मेल की एंड फीमेल की। बट जब बेनस आया है तो उसमें संशोधन करके एक नई चीज जुड़ गई है, क्या? ट्रांसजेंडर के बारे में, ठीक है। तो ये एक न्यू चीज जुड़ी गई है, इसको आप ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा इसमें कहाँ दी गई है? तो ट्रांसजेंडर की परिभाषा इसमें ये बोला गया है कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा वही होगी जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का है। इसका जो सेक्शन 2 क्लॉज के है उसमें जो ट्रांसजेंडर की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा यहाँ पर भी मानी जाएगी। नेक्स्ट है, अंडर बीएनएस द प्रोनाउन ही इज यूज्ड फॉर, बीनस के अंतर्गत उच्चारण ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वही जो जेंडर में था वही बोला गया था, उसमें जो ही वर्ड है वो किसके किसके लिए यूज होगा? तो पहले तो सिर्फ मेल और फीमेल के लिए था, बस बीनस आने से किसमें हो गया है? ट्रांसजेंडर के लिए भी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सबके लिए क्या प्रयोग किया गया है? ही। अगर कहीं पे ही वर्ड लिखा हुआ है उसका अर्थ यही हम लगाएंगे, तो इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी एंड ट्रांसजेंडर भी। नेक्स्ट है, द टर्म गुड फेथ इज डिफाइंड इन बीएनएस, सद्भावना पूर्वक शब्द को बीएनएस में कहां परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 9, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 10, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 11, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 12। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 क्लॉज 11। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीनस गुड फेथ मीन्स, गुड फेथ का क्या अर्थ है? बीनस के अर्थ में सद्भावना पूर्वक का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एन एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ऑप्शन बी ए जेन्युइन बिलीफ दैट द एक्ट डन इन इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, ऑप्शन सी एन एक्ट डन ऑनेस्टली, ऑप्शन डी एन एक्ट डन अंडर ऑथेंटिक बिलीफ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एन एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ये बात ध्यान रखिए एकदम बहुत अच्छे से, क्या है इसमें? ड्यू केयर एंड अटेंशन, क्या मतलब है? गुड फेथ। नेक्स्ट है, द टर्म हार्बर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, तो हार्बर का मतलब क्या होता है? किसी को आश्रय देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कि ऑफेंस किया और उसके बाद आप उसको सहारा दे रहे हैं, आप चाहे उसको खाना दीजिए, पानी दीजिए, या उसको रहने का जगह दीजिए, या उसको भाग जाने के लिए कोई बाइक वगैरह दीजिए, मतलब चाहे कुछ भी ऐसी चीज जो आप उसको बचने के लिए आप हेल्प कर रहे हैं, वो क्या बोला जाएगा? हार्बर माना जाएगा। तो इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 12, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 13, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 18, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 19। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 क्लॉज 13 में इसकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? द टर्म डैमेज, डैमेज नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा? इंजरी होगी। द टर्म डैमेज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, क्षति शब्द को बीएनएस की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 14, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 11, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 12 और ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 13। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 क्लॉज 14। अब ध्यान रखनी है कि क्षति किस तरह की हो सकती है। तो कोई भी इंजरी जो है वो चार तरह की हो सकती है। वो बॉडी की इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, माइंड की हो सकती है एंड रेपुटेशन की हो सकती है। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो इंजरी होनी चाहिए वो इलीगल होनी चाहिए, तभी माना जाएगा, क्योंकि जो इंजरी है वो लीगली भी हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर वो जो है इंजरी नहीं मानी जाती है लीगली। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को कोई पनिशमेंट दे दिया गया, किसी को डेथ पनिशमेंट दे दिया गया, तो वहां पर भी इंजरी हो रही है, लेकिन क्या वहां पर इसको इंजरी माना जाता है? तो नहीं, इसको ऑफेंस वहां पर नहीं माना जाता। तो कैसी होनी चाहिए? वो इलीगली होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अंडर बेनस द डैमेज, यहाँ पे डैमेज लिखा हुआ तो यहाँ पर इंजरी कर लीजिए। इंजरी मीन्स इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तो मैंने पहले ही बता दिया है इसका अर्थ, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा।
इलीगली कॉजिंग हार्म, इलीगली कॉजिंग हार्म तो किस क्या हो गया है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, द टर्म अनलॉफुल एंड बाउंड टू एक्ट लॉफुली, इसका क्या अर्थ है? एक तो पूछा है अवैध और दूसरा वैध रूप से आबद्ध, इसका शब्द को कहां पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 27, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 21, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 25, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 15। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 क्लॉज 15 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनलॉफुल मीन्स क्या है? अवैध का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एनीथिंग विच इन एन ऑफेंस, ऑप्शन बी दैट which is prohibited by law, option C that which gives rise to civil proceedings, option D all of the above। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above। अनलॉफुल का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज ऑफेंस है उसको अनलॉफुल माना जाएगा, कोई भी चीज जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसको भी ऑफेंस माना जाएगा, और कोई भी ऐसी चीज जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है उसको भी क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म मेल इज डिफाइंड इन, पुरुष शब्द को परिभाषित किया गया है कहां पर? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 21, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 18, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 20 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 19। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 क्लॉज 19 में क्या दिया गया है? मेल की डिफिनेशन दी गई है। मेल का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी उम्र का जो मतलब मेल है उसको हम मेल ही उसको मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अंडर सेक्शन 219 ऑफ बेनेस मेल रिफर्स टू अ ह्यूमन बीइंग, तो क्या है? एनी एज, किसी भी एज का अगर कोई व्यक्ति है उसको हम मेल मानेंगे, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो या 6 महीने का हो, चाहे कितने भी वर्ष का हो। नेक्स्ट है इन बेनेस द टर्म फीमेल मीन्स, तो जैसे मेल का था वैसे सेम फीमेल का भी क्या होगा? डी, अ फीमेल ऑफ एनी एज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्या है? Under section 2 clause 20 of Venus, the calculation of month and year is done according to, वेनस की धारा 2:20 के तहत मास और वर्ष की गणना इस प्रकार की जाती है। ऑप्शन ए हिजरी कैलेंडर, ऑप्शन बी पंचांग, ऑप्शन सी ब्रिटिश कैलेंडर, ऑप्शन सी ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी ग्रेगोरियन कैलेंडर। ध्यान रखिए यहाँ पर भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है। क्या? जब पहले आईपीसी था तो वहां पर क्या था? ब्रिटिश कैलेंडर, बट जब बीएनएस आया है तो यहाँ पर इसको हटा करके क्या कर दिया गया है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ बीएनएस द कैलकुलेशन ऑफ मंथ एंड ईयर इज डन अकॉर्डिंग टू, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट है अंडर बीएनएस द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए लैंड, ऑप्शन बी मूवेबल थिंग्स, ऑप्शन सी एनीथिंग परमानेंटली अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये पूछ रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो यहां पर ये मूवेबल थिंग्स नहीं है, यहां पर क्या है? थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये गलत टाइप हो गया है। थिंग्स अटैच टू अर्थ यानी कि भूबद्ध चीजें, ठीक है, हिंदी में ठीक लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें क्या बोला गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? तो इन जो ये तीनों चीजें हैं इनको छोड़ करके जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में जो है यहाँ पर भी संशोधन किया गया। क्या? पहले जब आईपीसी था तो वहां पर क्या लिखा था? मूर्त चीजें, मूर्त मीन कॉर्पोरियल, यानी कि जिसको हम देख सुन सकते हैं, बट अभी क्या लिख दिया गया है इसमें जो है, जब बीएनएस आया है तो इसमें ये शब्द हटा दिया गया। इसका मतलब हम कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों चीजों के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं। अब ये बोला गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी में इनको छोड़ करके सब आएंगी। तो लैंड आप सबको पता है, जमीन। उसके बाद दूसरी है थिंग्स अटैच टू द लैंड, जैसे कि अगर जमीन से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि घर हो गया, जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये सब क्या होंगी? ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी। और तीसरा क्या है? एनीथिंग परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि घर है, वहां से ऐसे भी कोई चीज हमने मान लीजिए दरवाजा लगा दिया, ठीक है, अब हमने उसको किस लिए लगाया है? परमानेंटली इसको यूज करने के लिए लगाया है, तो वो सब भी क्या होगा? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। तो यही बोला गया कि ये जो तीनों चीजें हैं इसको छोड़ करके जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। डिफिनेशन कहाँ दिया गया है इसका? सेक्शन 2 क्लॉज 21 में। नेक्स्ट टाइम द टर्म ओथ इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ
बेनस, शपथ शब्द को बेनस की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 27, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 23, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 25 और ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 24। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 क्लॉज 23 में क्या बोला गया है? शपथ की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर, अपराध को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 23, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 24, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 25 और ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 26। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 क्लॉज 24। आप इसको ऐसे याद करना, जो ऑफेंस होता है वो 24 घंटे होता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। ठीक है, किसी भी टाइम ऐसा नहीं ऑफेंस नहीं हो सकता, हर समय वो होता रहता है। तो याद कर सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ बेनस डिफाइंड द टर्म ओमिशन, ओमिशन कहाँ पर परिभाषित किया गया है? इसकी बात की गई है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 25, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 12, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 31, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 24। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 क्लॉज 25 में किसकी बात की गई है? लोक की। लोक मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी काम करना है, उसे नहीं करके आपने ऑफेंस कर दिया। जैसे पुलिस है, पुलिस की ड्यूटी है ऑफेंस को रोकना। ठीक है, अगर सामने कोई किसी का मर्डर कर रहा है और पुलिस वाला नहीं रोकता, तो क्या था? ये बाउंड था इसको रोकने के लिए, पर इसने क्या किया? ओमिशन किया, उसको नहीं रोका, तो इसको भी क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 26 ऑफ बीएनएस द टर्म पर्सन रिलेट्स टू, जो व्यक्ति शब्द है उसमें क्या है? ऑप्शन ए ओनली अ मेल ह्यूमन, ऑप्शन बी इंक्लूड्स एनी कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ऑप्शन सी ओनली अ फीमेल ह्यूमन, ऑप्शन डी ओनली गवर्नमेंट कंपनीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कोई भी कंपनी है या एसोसिएशन है या फिर बॉडी ऑफ पर्संस है, क्या बोला जाएगा? उनको हम पर्संस मानेंगे। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस इज द टर्म पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड, पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो किसमें? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 28 में पब्लिक सेवक जो है उसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है द टर्म पब्लिक सर्वेंट रिफर्स टू अ पर्सन विच इंक्लूड्स, पूछा गया लोक सेवक शब्द ऐसी व्यक्ति का द्योतक है जिसमें कौन शामिल है? ऑप्शन ए कमीशन्ड ऑफिसर इन अ मिलिट्री, ऑप्शन बी एवरी जज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली, ऑप्शन सी एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ये जितने भी लोग हैं ये सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, बट ऑप्शन में 3 दिया हुआ, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 28 यानी कि पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक सर्वेंट, कौन इसमें से पब्लिक सर्वेंट नहीं है? ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डिप्यूटेशन, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। जो सरकारी कॉलेज के प्राचार्य होते हैं यानी कि प्रिंसिपल होते हैं, वो लोक सेवक नहीं होते हैं, और ये तीनों क्या हैं? लोक सेवक हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि कौन से लोक सेवक हैं और कौन से लोक सेवक नहीं है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है रीजन टू बिलीव इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, विश्वास करने का कारण को बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 31, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 30, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 28 और ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 29। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2 क्लॉज 29 में क्या बोला गया है? विश्वास करने का कारण, इसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिफाइंड इन बीएनएस, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द को बीएनएस में कहां परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 32, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 33, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 31, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 34। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में किसको डिफाइन किया गया है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइंस द टर्म वॉलंटरली, यानी कि बीएनएस की कौन सी धारा स्वेच्छा शब्द को परिभाषित करती है? स्वेच्छा मतलब अपने से कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 33, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 34, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 35 इन ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 36। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 क्लॉज 33। ठीक है, इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है? स्वेच्छा यानी कि वॉलंटरली की। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस इज फीमेल डिफाइंड, बीएनएस की किस धारा में महिला को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 34, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 35, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 36 और ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 32। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 35 में फीमेल जो है उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ बेनस इज स्पेशल लॉ डिफाइंड, बेनस की कौन सी धारा में विशेष विधि को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 29, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 31, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 30 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 32। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 क्लॉज 30 में किसको डिफाइन किया गया है? विशेष विधि, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ जैसे जो किसी स्पेशल चीजों के लिए लगे, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या है? एक स्पेशल लॉ है। नेक्स्ट है, द टर्म रॉन्गफुल गेन इज डिफाइंड अंडर, तो किसमें डिफाइन किया गया है सदोष अभिलाप को? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 39, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 38, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 36 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 37। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 क्लॉज 36 में क्या डिफाइन किया गया है? रॉन्गफुल गेन के बारे में। नेक्स्ट, which section of BNS provides that when a criminal act is done to further the common intention of several persons, each person is liable for that act as if it were done by him alone। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? बीएनएस की कौन सी धारा है जो प्रावधान करती है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायी होता है जैसे कि वह कार्य उसने अकेले किया हो। ये सेक्शन आप देख रहे हैं, जब आईपीसी का सेक्शन 34 था कॉमन इंटेंशन, उसकी बात हम करते थे, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो ये पूछ रहा है कि ये चीजें अब कहाँ पर डिफाइंड है, तो अब ये कहाँ पर है? सेक्शन 3 क्लॉज 5 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। 3 क्लॉज 5 में ये कॉमन इंटेंशन बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस। बीएनएस की जो सेक्शन धारा 3 क्लॉज 5 है वो क्या बताती है? ऑप्शन ए क्रिएट्स अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, ऑप्शन बी इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज अ रूल ऑफ एविडेंस। जो कॉमन इंटेंशन था सेक्शन 3 क्लॉज 5 है, ये कभी भी एक ऑफेंस क्रिएट नहीं करती है, बल्कि ये क्या है? रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, ये साक्ष्य का एक नियम है। अगर मान लीजिए 5 लोगों ने मिलकर कोई मर्डर कर दिया तो वहां पर 34 लग जाता है, मतलब सॉरी अब 3 क्लॉज 5 है, ये लग जाता है और ये बताता है कि इन सब का क्या था? कॉमन इंटेंशन था। ये अलग से कहीं पर भी ये धारा नहीं लगती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक साक्ष्य का नियम है, ना कि कोई एक मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बेनस, बेनस की धारा 3 की उपधारा 5 के तहत ऑप्शन ए फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, ऑप्शन बी फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस, ऑप्शन सी फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, ऑप्शन डी फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी विद कॉमन नॉलेज। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी है बट पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, नेसेसरी फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस। तो ये ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अप्लाइज व्हेन, सामान्य आशय का सिद्धांत तभी लागू होता है कब? ऑप्शन ए एटलीस्ट 5 पर्सन आर इन्वॉल्व, ऑप्शन बी एटलीस्ट 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, ऑप्शन सी एटलीस्ट 1 पर्सन इज इन्वॉल्व और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट 2 पर्सन आर इन्वॉल्व। कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तब जाके क्या अप्लाई होगा? कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case did Lord Sumner says those also are involved who stand by and watch, निम्नलिखित में से किस मामले में लॉर्ड समनर ने कहा कि वे भी सम्मिलित होते हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं? ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 5 की बात की जा रही है, कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है कि इसमें लॉर्ड समनर ने किस केस में कहा था कि जो लोग वहां पर सिर्फ खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं वो लोग भी माना जाता है ये कॉमन इंटेंशन में इन्वॉल्व हैं। ऑप्शन ए महबूब शाह वर्सेज एम्परर, ऑप्शन बी इंदर सिंह वर्सेज एम्परर, ऑप्शन सी बारिंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बारिंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर। इस केस में लॉर्ड समनर ने कहा था कि जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं वो भी लाइबल होते हैं, और इस केस को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पोस्ट ऑफिस केस। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। Next question, in which case has the court held that the formation of common intention can also occur at the scene of the incident? किस मामले में न्यायालय ने माना कि सामान्य आशय का सृजन घटना स्थल पर भी हो सकता है? ऑप्शन ए बारिंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर, ऑप्शन बी महबूब शाह वर्सेज एम्परर, ऑप्शन सी कृपाल सिंह वर्सेज यूपी स्टेट एंड ऑप्शन डी ऋषि देव पांडे वर्सेज यूपी स्टेट। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऋषि देव पांडे वर्सेज यूपी स्टेट। Next, in which case did the Privy Council distinguish between common intention and similar intention?
निम्नलिखित में से किस मामले में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आशय और समान आशय के बीच में अंतर स्पष्ट किया? ऑप्शन ए बालेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ऑप्शन बी महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ऑप्शन सी श्रीनिवासमल बरोलिया वर्सेस एम्परर, ऑप्शन डी बन्नूमल वर्सेस एम्परर। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इस केस में क्या बोला गया? इसमें सामान्य आशय और समान आशय यानी कि जो सिमिलर इंटेंशन होता है। मान लीजिए अगर चार लोग एक साथ, इनका प्री प्लान था कि चलो एक की हत्या कर देते हैं, ये साथ में गए, इनमें से किसी एक ने गोली मार दिया, ये मर गया, लायबल कौन होगा? सब। ये क्या है? कॉमन इंटेंशन है। बट मान लीजिए ए दुश्मन है किसका? बी का भी दुश्मन है, ये सी का भी और डी का भी है। इन तीनों के बीच में कोई प्री प्लान नहीं है। इन लोगों ने ऐसे ही एक दिन सोचा कि चलो ए को मार देते हैं। ए भी गया, सॉरी बी भी गया, सी भी गया और डी भी गया। अब इनमें से किसी एक ने गोली चला दी, ए मर गया, तो यहाँ पर इन लोगों का कॉमन इंटेंशन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इनका प्री प्लान्ड माइंड नहीं है। ये क्या होगा? समान आशय होगा। इनका इंटेंशन सिमिलर था, ए को मारना था, बट ये क्या था? कॉमन इंटेंशन नहीं था। तो ये अंतर किस केस में किया गया? महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में। और इस केस को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? इंडस रिवर केस, सिंधु नदी केस के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ विकैरियस क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर बीएनएस? निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस के तहत प्रातिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देती है? ऑप्शन ए सेक्शन 3 क्लॉज 5, ऑप्शन बी सेक्शन 190, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। सेक्शन 3 क्रॉस 5 आपको पता चल गया कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और सेक्शन 190 कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंड बी किसकी बात करते हैं? विकैरियस लायबिलिटी। विकैरियस लायबिलिटी क्या होता है कि जब हम दूसरे के काम के लिए लायबल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर्वेंट है, उसने जब वो अपने कार्य के दौरान कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म होता है, तो ये माना जाता है कि उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो कॉमन इंटेंशन है, इसमें भी क्या होता है कि अगर चार लोग गए मिलकर किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए, किसी एक ने वो काम कर दिया, तो माना जाएगा कि जो और तीनों हैं वो विकैरियसली इसमें लायबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकैरियस क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रिंसिपल चलता है। ठीक है, तो 3+5 में और 190 दोनों में ही। 190 बाद में पढ़ेंगे, अभी आगे जब क्वेश्चन आएगा तो इसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है A intensely causes the death of Z partly by unlawfully withholding food from Z and partly by beating Z. A has committed. A जानबूझकर जेड की मृत्यु कारित करता है, अंशतः अवैध रूप से जेड को भोजन देने में लोभ करके और आंशिक रूप से जेड की पिटाई करके। ए ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन ए क्रिमिनल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑप्शन बी अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑप्शन सी मर्डर, एंड ऑप्शन डी कल्पेबल होमिसाइड। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी मर्डर। जब आप सेक्शन 3 का क्लॉज 7 पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं जिसमें कि आप पार्टली क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, और पार्टली क्या कर रहे हैं? ओमिशन कर रहे हैं, और उसका परिणाम जो आप चाहते हैं वो निकल जाता है, तो क्या माना जाएगा? वहां पर भी वही वो कार्य माना जाएगा कि आपने वो कार्य किया है। तो यहाँ पर क्या था कि ए जेड की मृत्यु कारित करना चाहता है, तो वो क्या करता है? पहले तो जेड को भोजन देने का लोभ करता है, जो कि उसकी ड्यूटी थी, उसने खाना नहीं दिया। उसके बाद उसकी पिटाई कर देता है, तो खाना न देकर उसने ओमिशन कर दिया और पिटाई करके उसने एक्ट कर दिया। तो एक्ट पार्टली एक्ट क्या है, पार्टली ओमिशन क्या है। तो इससे भी क्या होगा? जो उसने निष्कर्ष जो वो करना चाहता था, मृत्यु कारित करना चाहता था, वो उसने कर दिया। तो लायबल किसके लिए होगा? मर्डर के लिए लायबल होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ से सेक्शन 3 तक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे दंड के विषय में, यानी कि ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के बारे में कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 13 तक। तो यहाँ से क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस? बीएनएस की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी 6। 6 तरह के अपराध जो है दंड के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें कि पहला है डेथ पनिशमेंट, सेकेंड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थर्ड है इम्प्रिजनमेंट जिसमें कि रिग्रेस है और सिंपल है, फोर्थ क्या है? फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिफ्थ है फाइन, एंड सिक्स जो है ये नया ऐड किया गया है, कौन सा? कम्युनिटी सर्विस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर बीएनएस? बीएनएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन ए कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी,
ऑप्शन बी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन सी लाइफ एक्साइल, ऑप्शन डी डेथ पेनाल्टी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आजीवन निर्वासन जो है ये नहीं दिया जा सकता। इसको आईपीसी में ये था, बट आईपीसी में भी इसको संशोधन से खत्म कर दिया गया था, बीएनएस में तो ये है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर बीएनएस। बीएनएस के तहत विभिन्न प्रकार के दंड क्या हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो हम देख लेते हैं क्या है। बी जो है इसका ये सही है। क्या क्या है? डेथ है नंबर 1, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दूसरा है, फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ये तीसरा पनिशमेंट, फिर कॉन्फिस्केशन और प्रॉपर्टी यानी कि वो फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, तो ये 4 में हो गया, फाइन ये 5th नंबर पे हो गया, और कम्युनिटी सर्विस ये 6 नंबर पे है। और ध्यान रखिए जो कम्युनिटी सर्विस है ये नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसमें दिया गया है? ये सेक्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट इज द मोस्ट रिसेंटली इंक्लूडेड इन बीएनएस। निम्नलिखित में से कौन सा दंड बीएनएस में नवीनतम दंड शामिल किया गया? ऑप्शन ए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, बी लाइफ एक्साइल, ऑप्शन सी कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड ऑप्शन डी कम्युनिटी सर्विस। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी कम्युनिटी सर्विस। कहां पर दिया गया है? सेक्शन 4 की क्लॉज एफ में, ये भी ध्यान रखिएगा। Next, it has been held that the death penalty should be awarded only in rarest of rare case. मृत्यु दंडादेश विरल से विरलतर मामलों में दिया जाना चाहिए। किस केस में बोला गया? ऑप्शन ए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी टीवी बत्तीसरवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ऑप्शन डी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एम.के. एंथोनी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया है कि जो मृत्यु दंडादेश है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाना चाहिए। Next, under which section of BNS can any sentence be commuted without the consent of the offender? BNS की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अपराधी की सम्मति के बिना किसी भी दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 6 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो अपराधी की सम्मति के बिना उसके जो दंडादेश है उसको लघुकरण कर सकती है। लघुकरण कैसे किया जाएगा? तो बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 474 है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हु कैन कम्यूट अ सेंटेंस। दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? तो मैंने पहले ही बता दिया, कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन हो सकता है? अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा कोई मामला था जिसमें कि संघ की कार्यपालिका जो यूनियन है उसका एक्सटेंड है, ठीक है, तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर कुछ मामला ऐसा है जिस पर कि जो स्टेट है उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार है, तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो बदल सकती है, या तो वो यूनियन भी हो सकती है, वो सेंट्रल भी हो सकती है, एंड स्टेट भी हो सकती है। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ computing terms of sentences, section 6 of BNS provides that life imprisonment shall be deemed equivalent to। दंडाविधियों के भिन्नों की गणना में BNS की धारा 6 में निर्धारित करती है कि आजीवन कारावास को किस कारावास के बराबर माना जाएगा। तो किसमें दिया गया है? सेक्शन 6 में दिया गया है। पहली बात जो कि क्वेश्चन में बता दिया गया है 10 ईयर्स, बी 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 20 ईयर्स, ऑप्शन डी 25 ईयर्स। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी है 20 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि दंडावधियों के भिन्नों की गणना करने में, जैसे कि जब आप आगे पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए किसी पर कोई भी इम्प्रिजनमेंट था प्लस फाइन था, अगर मान लीजिए उसने फाइन देने में डिफॉल्ट कर दिया तो उसके बदले में उसको क्या दिया जाता है? इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। तो इम्प्रिजनमेंट कितना दिया जाता है? जितना उसका मैक्स जो पनिशमेंट है उसका 1/4। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि आगे भी आएगा। तो ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई और अगर मान लीजिए उसको फाइन दिया गया था, अगर उसने फाइन नहीं दिया तो उसके डिफॉल्ट में जो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा उसके लिए हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितना साल जोड़ेंगे, मतलब कितने में से ही हम उसको 1/4 करेंगे। तो वो ये बोला गया कि तब उस स्थिति में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको 20 साल माना जाएगा और उसमें से 1/4 किया जाएगा। ठीक है, ये बात बोली गई है। Next one, which section of BNS provides that a sentence may be wholly or partly rigorous or simple? BNS की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि दंडादेश पूर्ण या आंशिक रूप से कठोर या सादा हो सकती है? ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 8, ऑप्शन सी सेक्शन 7 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 9। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 7। 7 में ये बोला गया है
कि जो न्यायालय है वो चाहे तो दंडादेश किस तरह दे, या तो पूरा होली रिगरस दे दे, या होली सिंपल दे दे, या तो उसका कुछ पार्ट ये बोले कि इतने दिन तक रिगरस होगा, इतने दिन तक सिंपल होगा। ठीक है, वो किसी भी तरह से दंड दे सकती है, ये किसी ऊपर है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है ये। नेक्स्ट है, वेयर नो अमाउंट इज स्पेसिफाइड फॉर अ फाइन द ऑफेंडर इज लाइबल टू अ फाइन विच इज, जहां कोई राशि अव्यक्त नहीं की गई है कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां अपराधी किस जुर्माने तक दायी है। ऑप्शन ए एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, ऑप्शन बी एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, ऑप्शन बी सी एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज, ऑप्शन डी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, मतलब असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए कोई जुर्माना लगा दिया गया, तो ये बोला गया है कि आप वहां पर असीमित लगा सकते हैं लेकिन अत्यधिक नहीं लगा सकते। अत्यधिक किसी परिप्रेक्ष्य में उसकी जो उसका स्टेटस है, जो उसकी मतलब जो उसकी इनकम है, या फिर जितने उसके पास पैसे वगैरह, ये सब देख करके हम उसके हिसाब से अत्यधिक नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कि मंथली इनकम ही 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख मान लीजिए इसका मंथली इनकम है, अगर इनके ऊपर फाइन लगाया जाए तो आप 10 लाख लगा सकते हैं। ठीक है, 10 लाख लगा सकते हैं, 20 लाख लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो मंथली सिर्फ 10,000 कमा रहा है, तो क्या उसके ऊपर आप 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं? नहीं। तो क्या बोला गया कि आप असीमित लगाइए, इसकी स्टेटस के हिसाब से आप इसके ऊपर असीमित जो है जुर्माना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी स्टेटस के हिसाब से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही है अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर इसका है। Next time, under section 8 clause 3 of BNS, in case of default in payment of fine, the term of imprisonment shall be limited to। BNS की धारा 8 जो धारा 3 है उसके तहत जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में कारावास का दंड सीमित होगा। ऑप्शन ए 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ imprisonment provided for the offence, ऑप्शन बी 1/4 of the maximum term of imprisonment provided for the offence, ऑप्शन सी हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ऑप्शन डी 1/5 ऑफ द मैक्सिमम। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। क्या बोला गया है? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया प्लस फाइन दिया गया, और फाइन देने में इस व्यक्ति ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होता है? उसकी इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। तो ये बोला गया कि इम्प्रिजनमेंट कितना दिया जाएगा, तो यही बताया गया है कि इम्प्रिजनमेंट उसको उतना दिया जाएगा जो उस अपराध के लिए मैक्स पनिशमेंट है उसका 1/4। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने थेफ्ट किया है, किसी व्यक्ति ने चोरी की है, तो अगर इसको मान लीजिए न्यायालय ने कितनी सजा सुनाई? 1 साल की सुनाई, ठीक है, बट इसको क्या दिया? यहाँ पर फाइन भी था, इसने फाइन देने में डिफॉल्ट कर दिया। अब ये बोला गया है कि वहां पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 किया जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो न्यायालय ने इसको 1 साल का सजा दिया है इसका 1/4 नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि थेफ्ट का मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है। तो अगर मान लीजिए थेफ्ट का मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है, तो इस जो 3 साल है उसका 1/4 किया जाएगा। जैसे कि 3 साल में यानी कि 36 मंथ्स, तो अगर इसका फोर्थ किया जाए यानी कि 9 मंथ्स, ठीक है, तो उसको कितना और पनिशमेंट दिया जाएगा? 9 मंथ का पनिशमेंट उसको और दिया जाएगा। यही बात बोली गई है कि उसमें जो 1/4 होगा वो उसकी मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट में से होगा, जो उसको दिया गया उसमें से नहीं, बल्कि जो उस अपराध के लिए मैक्स पनिशमेंट है उसमें से दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम, अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 5 ऑफ BNS, इफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, देन इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट of fine or default in performing community service, the imprisonment imposed by the court shall be। BNS की धारा 8 क्लॉज 5 जो है उसके तहत यदि अपराध जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है, तो जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर, सामुदायिक सेवा का व्यतिक्रम करने पर न्यायालय जो कारावास लगाएगा वह कैसा होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केवल सादा होगा। इसमें क्या बोला गया? अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को केवल जो है उसको फाइन से दंडित किया गया या फिर केवल कम्युनिटी सर्विस से दंडित किया गया और उसने ये चीज फॉलो ही नहीं किया, तो अगर इस दशा में उसको इसके डिफॉल्ट के लिए अगर इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, तो वो किस तरह का इम्प्रिजनमेंट होगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ सादा इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an offense is punishable with a fine or community service, then in case of default in payment or of fine or default in performing community service, the imprisonment imposed by court shall not exceed। यदि अपराध जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है, तो जुर्माने का व्यतिक्रम या सामुदायिक सेवा का व्यतिक्रम करने पर न्यायालय जो कारावास लगा सकती है वह कितनी से अधिक नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी को फाइन से पनिश किया गया था, फाइन उसने देने में डिफॉल्ट कर दिया, तो ये पूछा गया कारावास कितना होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है पहले आप वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये बोला गया है
कि अगर जुर्माने की राशि 5,000 से अधिक नहीं है, अगर मान लीजिए 5K से कम है जुर्माने की राशि, तो आपको इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी? 2 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती है इसके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 5,000 से ऊपर का जुर्माना है लेकिन 10,000 से कम का जुर्माना है, तो आपको उस स्थिति में कितने से अधिक नहीं हो सकती? 4 महीने से अधिक की आपको जुर्माना नहीं हो सकता, सॉरी 4 महीने का इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये की गई है कि अगर 10,000 से ज़्यादा का कोई भी मामला, 10,000 से चाहे 10 लाख हो चाहे 10 करोड़ हो, ठीक है, तो आपको कितने ज़्यादा नहीं हो सकता? 6 महीने, सॉरी 1 वर्ष, 1 वर्ष से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता। तो ये बात है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है पहला? कि 2 मंथ होगा कब? अगर जो जुर्माना है वो 5,000 से कम है। सेकंड क्या है? 4 मंथ होगा कब? जब जुर्माना 5,000 से अधिक है लेकिन 10,000 से कम है। और उसके बाद 1 साल होगा किस केस में? चाहे 10,000 से चाहे जितना भी अधिक हो, चाहे 10 लाख हो चाहे 10 करोड़ हो चाहे कितना भी हो, ठीक है। कितना होगा? 1 साल होगा। नेक्स्ट है, इफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद अ फाइन और कम्युनिटी सर्विस, देन इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन और डिफॉल्ट, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, which section of BNS provides for the term of punishment for an offence composed of multiple offences? BNS की कौन सी धारा है वो कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का प्रावधान करती है? तो क्या है इसमें? ऑप्शन ए सेक्शन 8, ऑप्शन बी सेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 11 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 10। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 9। इसमें क्या बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी अपराध है जो कई अपराधों से मिलकर बनी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप अगर आप किसी उसमें उसी वो जो एक्ट है बीएनएस का जो सेक्शन 9 है उसी में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ए, बी पर ये एक लाठी से प्रहार करता है, ठीक है, एक लाठी से ऐसे मारता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? उपहति। अगर मान लीजिए ये इसको 50 लाठी मारता है, उसका भी परिणाम उपहति होता है, तो क्या अगर मान लीजिए एक लाठी के लिए 1 साल का सजा है, तो क्या 50 लाठी के लिए इसको 50 साल की सजा दी जाएगी? यही बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसी अपराध है जो कि कई अपराधों से मिलकर बनी होती है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान कौन करती है? सेक्शन 9। उसमें ये बोला जाएगा चाहे 1 लाठी मारी जाए चाहे 50 लाठी मारी जाए, अगर उसका परिणाम उपहति है तो सिर्फ एक दंड से ही वो दंडनीय होगा, सिर्फ उपहति के दंड के लिए, ठीक है, यही बोला गया है इसमें। नेक्स्ट है, अंडर बीएनएस विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? बीएनएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 11, ऑप्शन बी सेक्शन 12, ऑप्शन सी सेक्शन 13 और ऑप्शन डी सेक्शन 14। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 11 में किसकी बात की गई है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। नेक्स्ट, सेक्शन 11 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। बीएनएस की धारा 11 के में एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स और ऑप्शन डी 6 मंथ्स, 3 मंथ्स है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 3 मंथ्स, ठीक है। तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो किसी भी दशा में जो है 3 मास से ज्यादा नहीं हो सकता। Next time, if an offender is sentenced to imprisonment for a period exceeding 1 year, the period of solitary confinement shall not exceed. तो ये बोला गया है कि अगर अपराधी को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है तो एकांत परिरोध की अवधि कितने से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपने जुर्माने वाले में रखा था, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 मंथ से कम की किसी को सजा दी गई है तो वहां पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी हो सकती है? 1 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक, ठीक है, 1 ईयर तक किसी को इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो 2 मंथ से ज्यादा वहां पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती है। और 1 साल से ज्यादा चाहे कितना भी पनिशमेंट हो, 3 महीने से ज्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता है। तो पहले हमने आंसर में देखा था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 3 मंथ्स के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें क्या बोला है कि अगर 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी? कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ्स होगी, ठीक है। Next time, if the term of rigorous imprisonment does not exceed 6 months, the maximum period of solitary confinement shall be. अगर 6 मास से अधिक की कारावास नहीं है तो परिरोध की अवधि कितनी होगी? पहले मैंने बता दिया 1 मंथ होगी। 6 मंथ तक था तो 1 मंथ था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 6 से 1 ईयर तक था तो 2 और 1 साल से जब अधिक था तो 3 मंथ।
नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ बेनस प्रोवाइड्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? बेनस की कौन सी धारा एकांत पैरोध की अवधि का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 11, ऑप्शन बी सेक्शन 12, ऑप्शन सी सेक्शन 10 और ऑप्शन डी सेक्शन 14। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 12। 11 जो है वो एकांत पैरोध की बात करती है और एकांत पैरोध की अवधि की बात करती है सेक्शन 12। Next, under Benus, enhanced punishment for certain offences after prior conviction is provided under। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड बेनस के तहत दी गई है किस सेक्शन में? ऑप्शन ए सेक्शन 11, ऑप्शन बी सेक्शन 12, ऑप्शन सी सेक्शन 14, ऑप्शन डी सेक्शन 13। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 13। आज के जितने एमसीक्यू थे सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 13 तक हमने सब कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो भी बता देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम जनरल एक्सेप्शन के एमसीक्यू करेंगे, जिस कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 44 तक की, ठीक है, यहाँ तक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।